अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। 2026 आ चुका है, 2025 को हमने अलविदा कह दिया है। 2025 एक ऐसा साल था कि जिसके मुतालिक ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये अच्छा साल था या बुरा साल था। उसके मुतालिक कुछ छोटा सा आज डिस्कस करेंगे, लेकिन ये करेंगे बाद में। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आज की टॉप स्टोरी क्या है। जो सबसे बड़ी स्टोरी आज डेवलप हो रही है वो ये है कि फील्ड मार्शल ने एक बड़ी सख्त तंबी की है, एक धमकी दी है। ये किसे दी है ये जानिएगा। फिर भारत के हवाले से कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। भारत ने कुछ नोटम जारी कर दिया गुजरात वाले इलाके में। ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर मामला दोबारा से गर्म हो रहा है और दोबारा वो अपनी कोई फिजाई मशकें करने जा रहा है। ये आपको बताएंगे कि ये स्टोरी क्या है। फिर परवीन सहाने एक बहुत बड़े उनके एनालिस्ट हैं और वो ये बेसिकली उनके फोर्सेस से भी रिटायर हैं। तो इन्होंने एक वार्निंग दी है अपने ही फौज को कि भाई ये मत करना, नहीं तो पाकिस्तान तुम्हारे साथ क्या करेगा। ये जानिएगा क्या है। फिर बांग्लादेश में आजादी कश्मीर के नारे लग गए, ये भी जानिएगा ये क्या चीज है। फिर आज आपको ये बताएंगे कि शफी जान और उज़मा बुखारी दोनों सीनियर वज़रा हैं। एक का ताल्लुक केपी से है, एक का ताल्लुक पंजाब से। इनके दरमियान में लफ्जी जंग जारी है, लेकिन जो शफी जान साहब है इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं और पूरा पाकिस्तान इस वक्त इन्हें बातें सुना रहा है। ये आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या कहा है, कितनी बड़ी वो ज्यादती थी और अब इनके साथ इस मामले में क्या हो सकता है, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में उन्होंने एक ऐसी हरकत की कि अगर अफगानिस्तान की कोई थोड़ी बहुत इज्जत बाकी थी दुनिया में तो वो भी यकीन माने खत्म हो गई है। फिर आपको आज हम ये बताएंगे कि वजीर आजम जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं एक भारी घर में। भारी मीन्स के आसेब ज़दा घर में। तो ये भी डिटेल से स्टोरी आज आपको बताएंगे आज ही के वीलॉग में। सबसे पहले तो आपने हेडलाइंस जान ली, मुबारकबाद हम आपको दोबारा दे देते हैं। साथ एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि अगर आपको जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो JavedCH.com पे जाके आप वो कॉलम्स पढ़ सकते हैं। और आप चलते हैं अपने डिटेल वीलॉग की। तो नाजरीन, सबसे पहली स्टोरी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो है फील्ड मार्शल के हवाले से। फील्ड मार्शल ने ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान से मुतल्लिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरा से खिताब करते हुए एक बात की जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत को किसी भी किस्म का कोई खतरा हुआ, खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। यह बात पहले भी हमारी फौज कह रही है, लेकिन यह बात बार बार अब दोहराई जा रही है। इससे रिलेट करके कुछ चीजें आपको ये मैं बताता हूं कि 20 और 21 जनवरी को नोटम जारी किया है भारत ने गुजरात के इलाके में। वहां वो अपनी फिजाई मशकें करने जा रहे हैं। मतलब टेम्परेचर ये लोग किसी सूरत नीचे नहीं आने देते, चाहे अपनी आवाम को सेटिस्फाई करते हैं या कुछ भी करते हो, लेकिन पाकिस्तान ऑन टोज रहता है। पाकिस्तान जो है वो जिसे कहते हैं ना सही तरह से तैयार बैठा है। और इसकी एक एग्जांपल आपको यह भी दे देता हूं कि परवीन सहाने जो इनके एक बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, परवीन सहाने ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि डिटेल तो मैं आगे अपनी वो किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 2025 में भारत ने जो हमला किया पाकिस्तान पे, उस पर पाकिस्तान डटर नहीं हुआ। डटर मीन्स के जिसे कहते हैं ना खौफजदा होकर पीछे हो जाना, डटर नहीं हुआ, डटर हो गया है भारत खुद। और पाकिस्तान की फौज पूरी तरह से तैयार है एक बड़ी जंग के लिए। और उन्होंने खबरदार किया भारत को कि गलती मत करना अटैक करने की या जंग करने की। लेकिन भारत और मोदी इन्हें कौन समझा सकता है। अब आपके सामने है सिचुएशन के 20 और 21 का फिर इन्होंने नोटम जारी किया हुआ है। सिचुएशन थोड़ी सी इन्होंने फिर अजीब कर दी है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार बैठा है। पाकिस्तान का मौकफ बहुत सीधा है। जो हमारे तक खबरें आ रही हैं, जो हम एक चीज को असेस कर पा रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान ने यह सोचा हुआ है कि अगर भारत ने कोई भी हरकत की पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रीच करने की, तो भारत को बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा और भारत के किसी हिस्से को नहीं छोड़ा जाएगा और अंदर घुस के बहुत सारी जगहों पे बहुत मारा जाएगा। ये पाकिस्तान डिसाइड कर चुका है कि जवाब इतना पेनफुल होगा कि उसकी चीखें फिर पूरी दुनिया सुनेगी। और भारत शायद ये जानता है, लेकिन मुंह के फायर मारने से वो बाज नहीं आते, फिर भी कोई ना कोई वो हरकत ऐसी करते रहते हैं। तो ये एक अलार्मिंग स्टोरी है। और फील्ड मार्शल का ये कह देना कि हम सख्त जवाब देंगे, इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान हर तरह से तैयार बैठा हुआ है। तो ये है हमारी सबसे आज की पहली स्टोरी। इसी के अंदर एक चीज और जोड़ देता हूं, आपको ये बताता हूं कि अशोक स्वाइन जो है वो भी इनकी बड़ी मशहूर एक शख्सियत है। और इन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पहले आज़ादी कश्मीर के बारे में सिर्फ पाकिस्तान में बात होती थी और वो बात बांग्लादेश में भी शुरू हो गई है। बांग्लादेश के अंदर भी बैनर्स लगे हैं, स्क्रीन्स के ऊपर लिखा जा रहा है कि कश्मीर को आज़ादी दें। तो दोनों पाकिस्तान एक हो चुके हैं, सोच एक हो चुकी है, दोनों आवाज उठा रहे हैं। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के जज्बात अब पहले जैसे होते जा रहे हैं। जिसकी सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है भारत को कि जो एजेंडा पाकिस्तान का था वही एजेंडा अब बांग्लादेश का भी बनता जा रहा है। तो ये सिचुएशन है वहां पे। लेकिन इसी के साथ एक बड़े अजीब सी डेवलपमेंट और भी हुई। अजीब नहीं, इनफैक्ट अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों पे एतबार नहीं है, इसलिए इन्हें पूरी तरह से अच्छा हम कह नहीं सकते। जयशंकर साहब जो वजीर खारजा हैं भारत के,
یہ انہوں نے ملاقات کی ایاز صادق صاحب سے جو ہمارے اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے. یہ بیسیکلی خالدہ ضیاء جو سابق وزیر اعظم تھیں بنگلہ دیش کی، ان کی وفات پہ یہ ادھر گئے ہوئے تھے بنگلہ دیش، اور وہاں یہ آمنے سامنے آ گئے اور جے شنکر خود چل کے ان کے پاس آئے اور انہوں نے ہاتھ ملایا آ کے ایاز صادق صاحب سے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ وہی ملک ہے جس نے اپنے کھلاڑیوں تک کو پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے روکا ہوا تھا. کرکٹ ہوتی تھی، یہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے. ایک انتہائی شرمناک قسم کی انہوں نے حرکت کی تھی، کرکٹ کو شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا اور انتہائی بدتمیزانہ زبان استعمال کرتے تھے. اور یہ جو جے شنکر صاحب ہیں یہ سب سے آگے آگے ہوا کرتے تھے بہت ساری چیزوں میں. اب یہی جے شنکر خود چل کے ایاز صادق کے پاس جاتے ہیں، خود آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور جو خبر میں لکھا ہوا ہے کہ خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ہمیں مفت کی جنگیں، مفت کی لڑائیاں نہیں چاہیے، لیکن ہم پہ مسلط کرو گے تو پھر تھپڑ ایسا ہوگا کہ آپ کے بڑے بڑے یاد کریں گے. بٹ یہ دیکھ کے تھوڑا سا عجیب ضرور لگا کہ جے شنکر صاحب جو ہیں کیا یہ برف پگھلانا چاہ رہے ہیں یا ان کے ذہن میں کوئی اور چیزیں چل رہی ہیں، کوئی شیطانی چل رہی ہے. اس کے بارے میں کچھ بھی پریڈکٹ کرنا ابھی مشکل ہے. اور میرا خیال اگر کوئی چیز پازیٹیو نظر آئے تو اس کی کیا سرائی بھی جو ہے وہ پازیٹیو ہی کرنی چاہیے. نیگیٹیوٹی میں زیادہ سوچنے سے وہی والی بات ہے کہ جتنا نیگیٹیو سوچیں گے اتنا نیگیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر یہ پازیٹیو خبر ہے تو اسے ہم فی الحال ایز اے پازیٹیو نیوز ہی لے لیتے ہیں. آپ بھی ضرور کامنٹ میں اظہار کیجیے گا کہ آپ کو یہ موو ان کا کیسا لگا کہ یہی جے شنکر جو پاکستان کے خلاف دن رات بولتے تھے وہ اچانک خود اٹھ کے آ کے ہمارے ایک اسپیکر قومی اسمبلی جو کہ ہمارے لیے بہت محترم اور بہت سینئر سیاستدان ہیں ان سے آ کے خود ملے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سٹوری پہ آگے. شفیع جان اور عظمیٰ بخاری. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے چلتا ہوں جی. آپ کو پتا ہے کہ اب سے کچھ دن پہلے کے پی گورنمنٹ جو تھی ان کے وزیر اعلیٰ اور بہت سے ان کے وزراء اور مشیر جو تھے وہ لاہور گئے، پنجاب کا انہوں نے دورہ کیا. جب وہاں گئے تو وہاں پہ ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کچھ اچھا سلوک نہیں ہوا. ان کے متعلق ڈرگ مافیا کے ورڈ یوز کیے گئے جس کی ہم نے مخالفت بھی کی، جس کے ہم نے کہا بھی کہ یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے. لاہور کو اور پنجاب گورنمنٹ کو دل کھول کے ان کا استقبال کرنا چاہیے تھا. کم از کم یہ بہانہ کسی کو نہیں دینا چاہیے تھا کہ بھئی ہم مہمان نوازی ان کی نہیں کر رہے. الٹا آپ نے انہیں بہت ساری چیزیں ایسے دے دیں کہ انہوں نے آپ کے خلاف جا کے وہاں پہ پروپیگنڈا شروع کر دیا. وہاں پہ عظمیٰ بخاری صاحب نے بڑی سخت زبان ان کے متعلق استعمال کی تھی. عظمیٰ بخاری وہاں کی وزیر اطلاعات ہیں. تو اب شفیع جان نے پہلے بھی انہیں جواب دیے تھے، بڑے سخت جواب دیے تھے. عظمیٰ بخاری نے بھی ان کے متعلق غلط ورڈ یوز کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا جی یہ جنگلی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کی اور اس چیز کو انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا جی آپ پختونوں کو کہہ رہے ہو. میں نہیں جانتا ان کا مقصد کیا تھا، پر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی سارے پختونوں کو یہ بات بولی ہے یا کوئی ٹارگٹ کر کے کسی نسل کو یہ بات کی ہے. لیکن شفیع جان صاحب نے جو حرکت کی انہوں نے حدیں کراس کر دی. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی خاتون سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا لحاظ بھی رکھنا پڑتا ہے. لیکن انہوں نے لحاظ نہیں رکھا. اب انہوں نے کہا کیا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. معذرت کے ساتھ ورڈز ایسے ہیں، میں ایز اٹ از انہیں پڑھ رہا ہوں. بہرحال سنیے پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا. عظمیٰ بخاری سیاسی خانہ بدوش ہیں. وہ پختونوں کے بارے میں جنگلی جیسے القابات استعمال کرتی ہیں. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ انہیں جنگلی بہت پسند ہیں. وہ ہمیں پہلے بتائیں تو ہم ان کے لیے 3-4 جنگلی لوگوں کا بندوبست کر لیتے. ان کی خواہش بھی پوری ہو جاتی. یہ شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں شفیع جان صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کسی خاتون کے متعلق اس طرح کے ورڈز یوز بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ لٹرلی آپ کو شرم آنی چاہیے. اگر انہوں نے آپ کے متعلق غلط ورڈ یوز کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ اس طرح کا لکھنا شروع کر دیں کہ جس کا مطلب جو ہے ان کے کریکٹر تک آ جائے. اب پرابلم یہ ہے جی کہ جنگلی انہوں نے کس سے کہا جو ہمیں لگا بہرحال ورڈ غلط تھا، نہیں یوز ہونا چاہیے تھا. لیکن اب ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے ٹارگٹ کیا اس قافلے کو جو ان کے ساتھ آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتے کہ رستے میں ایسا کچھ ہو گیا ہو. کچھ ایسے بیانات ہم نے سنے پہلے سے ہی شروع ہو چکے تھے کے پی سے. اس کا ریئیکشن میں بھی اس طرح کا ورڈ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی بہت لوڈڈ ورڈ تھا. اس طرح کا ورڈ یوز نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو اس کے جواب میں شفیع جان صاحب نے جو فرمایا ہے وہ تو ناقابل برداشت ہے. کوئی حد ہوتی ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. یار آپ تو کچھ تو خیال کریں بھائی. مطلب آپ کی پارٹی میں بھی خواتین ہیں. اگر یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے اس طرح سے، آلریڈی آپ کی پارٹی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ مریم نواز کے بارے میں بہت بکواس کرتا ہے. ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی چیزیں وہ لکھتا ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ پہلے دن سے ہوتا آ رہا ہے. اور اسی طرح سے ٹریننگ دی ہے آپ نے اپنی یوتھ کو کہ بھائی کسی کی بھی عزت سلامت نہ رہنے دو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھائی ابھی وہی جو آپ کی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا سوشل میڈیا کر رہا تھا اب آپ کے وزراء نے وہ کرنا شروع کر دیا. تو مہربانی فرما کر
थोड़ा सा कुछ ख्याल करें, हमारी सियासत को इस काबिल रहने दें कि उस पर कम से कम बात की जा सके। अब तो टॉपिक्स ऐसे सामने आते हैं, हमें यह समझ नहीं आती कि उसके ऊपर डिस्कशन भी करें तो हम क्या करें, या अब क्या राय दी जा सकती है, अल्फाज ही ऐसे होते हैं। पर ये एक टॉपिक था और मुझे बड़ी इसकी तकलीफ हुई कि हमारी सियासत कम से कम इस नहज पे नहीं जानी चाहिए जहां जा चुकी है। अच्छा, इसके बाद फिर आपको एक खबर बताते हैं जी अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान का सूबा है नंगरहार। यहां पे क्या हुआ जी, 86 मौसीकी के आलात जो थे उन्हें जब्त कर लिया गया, तलाश किया गया, जब्त कर लिया गया। और एक और सूबा है जी तखार, यहां पे 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। और इल्जाम क्या है जी कि म्यूजिक क्यों बजाते हो, म्यूजिक बजाने पे, इंटरटेनमेंट के ऊपर। मतलब क्या करें, असला उठाएं, दहशतगर्दी करें, इंसानों को मारें, हमले करें दूसरे मुल्कों पे, क्या करें? आपने अपनी आवाम को दिया क्या हुआ है? अगर उनके पास कोई इंटरटेनमेंट का थोड़ा सा भी सामान था तो आपने वो भी उनसे छीन लिया कि भाई ये भी तुम्हें हम नहीं करने देंगे। तो भाई करने क्या दोगे? ना उन्हें रोजगार दे रहे हो, ना उन्हें उनके लिए, ना उनका मुस्तकबिल उन्हें कहीं नजर आ रहा है, ना उनके इलाकों में तरक्की हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। एक अगर उनके पास कोई थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट किसी भी हवाले से बाकी है तो वो भी तुम लोग उनसे छीन लेते हो। तो अब इस तरह के अंधेरे में बंद लोग कहां जाएंगे? ये तो आप लोगों के लिए इजी शिकार मिल जाएंगे ना आपको, कि आप आराम से नए दहशतगर्द भर्ती करना, कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। यंगस्टर्स हैं, उठाना, उनका ब्रेन वॉश करना और अपने मुतल्लिक यूज करना। पर जी ये अफगानिस्तान की अजीबो गरीब स्टोरी थी और इसके पीछे जो आड़ ली जाती है वो हमेशा मजहबी ली जाती है। मैं उस बहस में ज्यादा नहीं जाता, लेकिन इतनी सिचुएशन आपको जरूर बता देता हूं कि जब भी सख्ती जरूरत से ज्यादा बढ़ाएंगे ना तो इंसान की नेचर एक स्प्रिंग की तरह की है, वो फिर ब्लास्ट करेगी, फट जाएगी, वापस रिपेल करेगी। तो अब सिचुएशन बहरहाल आपको बता दी, इस पे फैसला आप खुद कर लीजिएगा। हो सकता है आपको मेरी राय से इख्तलाफ हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि किसी भी मुआशरे को एक हद से ज्यादा दबाएंगे तो खराबी जरूर पैदा होगी। अच्छा जी, फिर अगली जो स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं जी, वो जी नए साल के हवाले से है। सबसे पहले तो मतलब एक छोटी सी मैं सिचुएशन आपको ये बता देता हूं कि 2025 में क्या क्या हुआ। बड़े कुछ इवेंट्स हुए, जबरदस्त किस्म के इवेंट्स थे, या अच्छे थे या बुरे थे, इसका डिसाइड अब खुद कर लेना। कि पाकिस्तान और ईरान की झड़प हुई साल के स्टार्ट में। मैं कुछ थोड़ा सा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना पाकिस्तान की साइड से ज्यादा रखूंगा। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान और भारत की जंग हो गई और झड़प ऐसी थी कि आज तक भी खतरा है कि वो रिपीट ना हो जाए या दोबारा से कोई जंग स्टार्ट ना हो जाए। अभी भी खतरात मंडला रहे हैं। पाकिस्तान का प्रोफाइल पूरी दुनिया में बुलंद हो गया। पाकिस्तान जिसे कोई जानता नहीं था, वही पाकिस्तान सडनली आज ऐसे है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान पाकिस्तान कर रही है। हमारे अपने ब्रदर मुल्क, मैं नाम लिए बगैर कहूंगा जी, कि जो हमें इज्जत की नजर से नहीं देखते थे, शायद ये सोचते थे कि ये फिर आ गए, वही मुल्क अब खुद आपके पास आते हैं। वो खुद आपको कॉल करते हैं, आपके साथ बैठना फख्र महसूस करते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का प्रोफाइल जो है ना वो बदल के रह गया। फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो बहुत दोस्ती देखने को मिली। उन्हें स्पेशली वहां पे अमेरिका बुलाया गया, अमेरिका बुला के उन्हें बहुत इज्जत दी गई और अब माय फेवरेट फील्ड मार्शल भी कहते हैं ट्रंप उन्हें। तो ये कैसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि जिसने दुनिया को हैरान कर दिया कि भाई अमेरिका का सदर किसी को इतना कैसे पसंद कर सकता है। फिर इसी में एंट्री की शहबाज शरीफ ने। अब जब भी डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं तो शहबाज शरीफ का नाम भी साथ लेते हैं। तो वो मतलब शहबाज शरीफ भी बड़े करीब हो गए अमेरिका के, एक सुपर पावर के, और इंटरनेशनली अपना कद उन्होंने बहुत बढ़ा लिया। अच्छा, ईरान और इसराइल की जंग हुई। आप जानते हैं कितनी बड़ी ये जंग थी, कई दिनों तक ये चलती रही। अमेरिका भी इसमें शामिल था। पाकिस्तान ने खुल के ईरान का साथ दिया और बिलाखिर ये जंग खत्म हुई। लेकिन ईरान के लिए भी कोई स्टार्ट में ही अच्छा एपिसोड नहीं था, बाद में इसराइल को बहुत मार पड़ी इसके अंदर। अच्छा, और उसके बाद हम आपको ये बताएं जी कि रशिया और जो यूक्रेन की जंग है इसने तूल पकड़ लिया। अमेरिकन सदर ने बहुत कोशिश की सुलह करवाने की, नहीं करा पाए। अच्छा, उसके बाद अब देखा जाए तो कतर पे हमला कर दिया इजराइल ने। इसी साल में ये सब कुछ हो रहा है जी। यूएई और सऊदी अरब आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक फुल स्केल आप समझें कि वॉर हो जाती है। तो ये पूरा साल तो जंगों में ही गुजर गया। समझ ही नहीं आया कि इस साल को क्या था, कि बस सिर्फ जंग लड़ाई ये सब कुछ जारी था। और भी इसके अलावा बड़े वाकयात हैं मोटे मोटे, मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा कैच था वो पाकिस्तान के लिए ये था कि पाकिस्तान ने जो बहादुरी दिखाई, उस बहादुरी का पे बैक खुदा ने बहुत बड़ा किया और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत इज्जत से नवाजा पूरी दुनिया में। और अप्रैल 2025 का जो पाकिस्तान था और इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं जनवरी 2026 में, जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत आला और बहुत बड़ा मकाम दे दिया है माशाल्लाह। इस पे तमाम पाकिस्तानियों को शुक्र अदा करना चाहिए। अब चलेंगे जी आगे, आपको एक छोटी सी एक लाइट स्टोरी बताता हूं जी कि जापानी वजीर आजम जो हैं वो असेबज़दा घर में मुंतकिल हो गई हैं जी। अब इस घर के मुतालिक ये कहा जाता है कि 1929 में ये घर बना था और इसमें कहा जाता है जी कि जापानी फौजियों की लाशें भटकती हैं जंग अजीम
जो अव्वल थी उसके बाद की ये कहानियां सारी, और एक वजीर आजम का मर्डर भी यहाँ पे हो चुका है। इस घर को बहुत भारी और मनहूस तस्वुर किया जाता है और यहाँ कोई जाने को तैयार नहीं होता था। तो जो जापानी वजीर आजम जो हैं ये बेसिकली एक फीमेल है, ठीक है, सानाए ताकनीची इनका नाम है। इन्हें जी वहाँ पे मुंतकिल होने पे हम पता नहीं मुबारकबाद दें या क्या दें, लेकिन उन्होंने बहादुरी दिखाई है। उन्होंने कहा जी होता होगा जिन यहाँ पे, मैं तो जा रही हूँ। तो ये जनाब मुंतकिल हो गई हैं। यहाँ पे एक लाइट सी न्यूज़ थी आपके साथ शेयर की। फिर आपको एक बिल्कुल आखिर में एक बड़े मजे की चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तानी हम कैसे मनाते हैं अपना साल, ये आपने मुझे बताना है आज कमेंट्स में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बाकी दुनिया के कुछ ममालिक हैं, वहां पे साल कैसे मनाया जाता है। ये बड़े मजे की चीज है। सबकी अपनी अपनी वो कहते हैं ना रसूमात हैं, और वो अच्छाई के लिए, लक के लिए इस तरह से की जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जी फिलिपाइन में जी 12 गोल फल जो है वो मेहमानों को पेश किए जाते हैं। फी फल जो है उसका जो कहा जाता है ताल्लुक महीने से वो रखते हैं। बड़ा साफ सुथरा गोल सा फल होता है और ये से अपनी लक तस्वुर करते हैं, खुशकिस्मती तस्वुर करते हैं कि 12 फल जो है ना वो मेहमानों को ये पेश करते हैं। फिर 108 बार जो है ना घंटियां बजाई जाती हैं जापान में साल के इख्तिताम पे और दूसरे साल के शुरू में। ये बुध मत की रस्म है। फिर तवे और बर्तन बजाए जाते हैं आयरलैंड में, ये मतलब उनके नए साल का वेलकम होता है। फिर वेल्स का इलाका है, यहाँ पे क्लिनिक वेल्स के नाम से एक, वेल्स बेसिकली इंग्लैंड में, ठीक है। तो इसमें एक इनकी एक रस्म है जिसमें ये कहते हैं कि बच्चे घर घर जाके नज़में पढ़ते हैं और खुश होके वो घर वाले जो हैं उन बच्चों को, जिसे कहते हैं ना, वो बच्चे जब आपके पास भी आते हैं तब कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए दे देते हैं। तो इसी तरह की सिचुएशन है, उन्हें चॉकलेट्स और तोहफे दिए जाते हैं। तो ये एक पूरी रस्म की सूरत इख्तियार कर गया, क्लिनिक वेल्स इसे कहा जाता है जी। अच्छा, एक जनाब फिर रूस और आर्मीनिया जो है, इसमें एक बड़ी मजे की रस्म है। ख्वाहिश लिखकर, अपनी ख्वाहिश लिखकर वो उसे पहले जला देते हैं, उसकी राख को अपने पास रख लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, नए साल के आगाज में उस राख को किसी भी मशरूब में डाल के वो पी लेते हैं और इसे वो खुशकिस्मती समझते हैं और वो उन्हें लगता है कि इस तरह से हमारी ये ख्वाहिश जो अगले साल के लिए ये पूरी हो जाएगी। फिर जी एक कब्रिस के अंदर एक और रस्म है, वो केक के अंदर सिक्का डाला जाता है। अब होता ही है कि जो ख़ानदान का सरबराह है वो एक सिक्का एक केक में डालता है, उस केक को खुद बनाता है और उसके बाद वो पेश करता है तमाम अपने घर वालों को और सब उस केक को काटते हैं। अब वो सिक्का जिसे मिल जाता है, जिसके हिस्से में आता है, तो ये तस्वुर किया जाता है जी कि वो सबसे ज़्यादा लकी बंदा है और अगला आने वाला जो सवाल है उसके लिए बहुत ही लकी होगा। अच्छा, फिर एक आपको जी बताएं कि चेक रिपब्लिक की एक बड़ी मज़े की रस्म है। वो है जी कि एक सेब है, एक सेब को वो 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, काट देते हैं दरमियान में से। अगर उसके दरमियान में से कटने के बाद जो शेप है वो सितारे की बन रही हो तो वो समझते हैं कि अगला साल हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर सलीब की या क्रॉस की बन रही हो तो अगले साल को नहुसत समझते हैं। तो ये जनाब चेक रिपब्लिक के बारे में मैंने आपको बताया, ये उसका था। अच्छा, फिर हम आपको ये बताते हैं जी कि डेनमार्क की एक वहाँ पे क्या रस्म है जी नए साल के आगाज़ में, और जो पिछला साल है उसके जाने पे वो एक कुर्सी से छलांग लगाते हैं और वो समझते हैं कि हम एक छलांग लगा के एक साल से दूसरे साल में आ रहे हैं और दरमियान वाला जो मिली सेकंड्स का चंद एक टाइम है उसके अंदर सिर्फ अच्छाई को हम लेके आ रहे हैं और बुराई को हम छोड़ रहे हैं। फिर जी एक होग मेने नाम से एक स्कॉटलैंड में एक रस्म है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं जी कि मशाल लेके जंगजुओं के लिबास में लोग जो है ना वो निकल पड़ते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं और सड़कों पे चलते हैं और इसे वो तस्वुर ये करते हैं कि हम नए साल का इस्तकबाल कर रहे हैं। फिर स्पेन के अंदर एक रस्म है जी, अंगूर के 12 दाने खाए जाते हैं जी। अंगूर के 12 दाने खाने को वो समझते हैं कि हर एक दाना जो एक महीने से उसे वो तशबीह देते हैं और वो समझते हैं कि ये भी खुशकिस्मती की अलामत है। उसके बाद ब्राज़ील के अंदर एक बड़े मज़े की चीज़ होती है जी कि हर साल जो है ना इसके अंदर समंदर के मादत खाऊं जी, समंदर के देवता के लिए फूल और जेवरात छोड़ के आते हैं लोग। वहां जाते हैं साहिल पर, वहां जाके उछलते हैं, सारे छलांगे लगाते हैं और उनका कोई देवता या जो भी जिसे वो मानते हैं वहां पे, तो उसे फूल और जेवरात जो है ना वहां पे वो छोड़ के आ जाते हैं और समझते हैं इससे हमारे अगले साल के लिए खुशकिस्मती होगी। लातीनी अमेरिका में क्या होता है जी, एक बड़े मजे की रस्म है, इनफैक्ट मुझे बहुत ही ये जबरदस्त लगी कि खाली सूट केस लेके लोग फिरना शुरू कर देते हैं अपने इलाके में गलियों में। और उसकी वजह क्या होती है, वो समझते हैं कि इस तरह अगर हम जाएंगे तो हमें इस तरह की खुशकिस्मती मिलेगी खाली सूट लेके फिरने से कि हम सफर और एडवेंचर पे जा सकेंगे। यहाँ के लोग वैसे ही बड़े वो एडवेंचरस कहलाते हैं, सफर के शौकीन कहलाते हैं, तो वो इस लिहाज से इस रस्म को अदा करते हैं। उन्हें लगता है कि नए साल के आगाज में अगर इस तरह से वो खाली सूटकेस लेके जाएंगे तो खाली सूट की वजह से शायद, सूटकेस की वजह से शायद वाकई उन्हें कोई एक्चुअल और बड़ा जिसे कहते हैं ना जबरदस्त किस्म का सफर जो है वो नसीब हो जाएगा। ये था जी, मैंने पूरी दुनिया का थोड़ा सा आपको अहवाल बताया, पूरी दुनिया तो नहीं कह सकते, चंद ममालिक का। अब आपने मुझे ये बताना कि हम पाकिस्तानी कैसे बनाते हैं।
ہماری بھی بڑی مطلب مجھے پتا ہے کہ موسٹ فیوریٹ ہمارا سونا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی ڈیفرنٹ آئیڈیا ہو کہ اس طرح سے ہم مناتے ہیں، اس طرح سے منانا چاہیے، تو وہ ضرور بتائیے گا۔ تو یہ تھا جی آج کا خاص ویلاگ، یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔